चलिए दोबारा स्टार्ट करते हैं। असल में इसमें जो है इश्यू था थोड़ा सा। इशू ये था कि मैंने भी चेक नहीं किया स्टोरेज के, जो है लेक्चर वगैरह काफ़ी हो गए थे फोल्डर में, और वो स्टोरेज जो है सी फुल हो गई थी। दोबारा से मैंने रिफ्रेश कर दी है, तो एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें आवाज़ वगैरह आ रही है मेरी, किसी को कोई इशू तो नहीं है। आवाज़ काइंडली चेक कर लें। चलें, ठीक हो गया। तो बात हो रही थी प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के हवाले से। अगर आप जो है, आप कोई दोस्त आपसे कहे कि आप 1000 रुपये मंथली बेसिस पे जमा कराएं और 12 महीने के बाद जो है आपको 12,000 रुपये प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप कभी भी नहीं मानेंगे। अगर मान जाएंगे तो बात ये हो रही थी कि आप एक अच्छे कारोबार इंसान नहीं हैं, आप अच्छा कारोबार नहीं कर सकते। क्या वजह है? वजह ये है कि आज जब साल के बाद आप 12,000 रुपये लेंगे, तो वो 12,000 जो इन्फ्लेशन रेट है वो ज़ाहिर है डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है, महंगाई होती जा रही है। 12,000 में जो 1,000 रुपये में आज जो चीज़ परचेज़ कर सकेंगे, आप 12 महीने बाद, साल बाद वही चीज़ 1,000 में परचेज़ कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो रुपया पैसा है वो अपनी वैल्यू जो है डिक्रीज करता जा रहा है। अगर नॉर्मल पर्सपेक्टिव में हम इस चीज़ को लेते हैं, तो आप यूएस डॉलर को देख लें। पहले वही डॉलर जो 125 का था वो आज ऑलमोस्ट 218 रुपये का हो गया है। तो वैल्यू क्या हुई है? कम हुई है। उसी इन वैल्यू के हवाले से जो है एक कंसेप्ट जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट है। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये है कि फ्यूचर में जो आप आज कहीं पे भी थोड़ी बहुत अमाउंट आप इन्वेस्ट करते जाते हैं, एक खास इंटरवल के बाद, मंथली बेसिस पे, एनुअली बेसिस पे, वो फ्यूचर में आपको एक अमाउंट मिल रही होती है। आप उस वैल्यू को जज करते हैं, कंपेयर करते हैं, क्या फ्यूचर में जो वैल्यू मुझे मिलेगी आज एक्चुअली में उसकी वैल्यू क्या है। फ्यूचर में जो अमाउंट मिलेगी उसका जो बेनिफिट्स है, वही बेनिफिट्स या उसकी वैल्यू उस अमाउंट की आज उसकी क्या वैल्यू है टुडे। आज मीन्स के आज उसकी जो है टोटल वर्थ कितनी है, मीन्स के आज 1,000 रुपये मुझे जो आज एक साल बाद मिलेंगे, या 12,000 मुझे एक साल बाद मिलेंगे, अगर मुझे वो आज मिले तो उनकी क्या वर्थ है, उसी की वर्थ। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। कि कोई भी चीज़ आपको जो मनी एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्यूचर में मिलनी हो, उसकी आज आप वैल्यू चेक करते हैं, डिस्काउंट करते हुए उसे आज चेक कर रहे होते हैं कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, तो उसे हम प्रेजेंट वैल्यू कह रहे होते हैं। अगर प्रेजेंट वैल्यू में आपको कोई अमाउंट आपके पास मौजूद है, तो आप चेक कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर में सम जो है स्पेसिफिक डेट के बाद, सम टाइम के बाद आप चेक करते हैं कि इसकी कितनी वर्थ है, कितनी वैल्यू है। उसे हम क्या कह रहे होते हैं? फ्यूचर वैल्यू कह रहे होते हैं। प्रेजेंट वैल्यू में ये होता है कि फ्यूचर की कोई अमाउंट होती है। प्रेजेंट वैल्यू में क्या होता है कि फ्यूचर की कोई अमाउंट होती है, उसको आप रिवर्स बैक करते हैं, और बैक किसी पीरियड में, करंट पीरियड में, या तो आगे से करंट से थोड़ा सा आगे जाके पीरियड में चेक कर रहे होते हैं कि उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है। और फ्यूचर वैल्यू में हम क्या कर रहे होते हैं? प्रेजेंट सिचुएशन में हम ठहरे हुए होते हैं, प्रेजेंट जो है हाल में हम मौजूद होते हैं, उसे हम सम स्पेसिफिक पीरियड के बाद जाके चेक कर रहे होते हैं कि इन फ्यूचर में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्रेजेंट वैल्यू बताता है कि फ्यूचर की अमाउंट लेते वक्त हम प्रेजेंट की सिचुएशन को देखें, प्रेजेंट की वैल्यू को चेक कर रहे हैं। और फ्यूचर में हम देख रहे होते हैं कि प्रेजेंट की वैल्यू को लेके हम फ्यूचर में उसकी वर्थ चेक करें कि उसकी कितनी वर्थ होनी चाहिए हमारे पास, या कितनी वर्थ होगी, वो कितना हमें बेनिफिट देगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू का ये कंसेप्ट होता है हमारे पास। इसके बाद जो है हमने पहले पढ़ा था बजट के बारे में, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें क्योंकि अगला टॉपिक जो है इससे बिल्कुल कनेक्ट होगा हमारा। आसमान में दोबारा बता देता हूँ, प्रेजेंट और वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू होती यह है कि कोई भी फ्यूचर के टाइम पीरियड में जो हमें लमसम अमाउंट मिल रही हो, उसको आज हम चेक करते हैं, प्रेजेंट में चेक करते हैं कि उसकी क्या वर्थ है। ठीक हो गया? इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। मिसाल के तौर पर 1,000 रुपये आपको साल के बाद मिलने थे, साल के बाद पता नहीं उसकी क्या वर्थ हो। उस 1,000 रुपये की आज वर्थ चेक करेंगे कि आज उसकी क्या वर्थ है। आज 1,000 रुपये का आप एक मोबाइल ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। क्या फ्यूचर में एक साल बाद उसकी वही 1,000 से आप मोबाइल ले सकेंगे? तो फ्यूचर में उस 1,000 रुपये की वैल्यू चेक करना फ्यूचर वैल्यू कहलाता है। फ्यूचर वैल्यू की जो अमाउंट है उसको प्रेजेंट वैल्यू में चेक करना क्या कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। प्रेजेंट वैल्यू इज टुडे वैल्यू ऑफ मनी यू एक्सपेक्ट फ्रॉम फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम से जो वैल्यू, मिसाल के तौर पर पेंशन है,
पेंशन में अब क्या होता है, ग्रेजुटी या पेंशन में क्या होती है, वो आपको फ्यूचर में मिल रही होती है 60 साल के बाद, जब आपकी उम्र हो जाती है। आप उस 60 साल के बाद जो आपको एक लमसम अमाउंट मिल रही है, उसको आज आज जो है आप चेक करेंगे कि उसकी वर्थ कितनी होगी, आज उसकी वर्थ कितनी है, ये प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक हो गया। और फ्यूचर वैल्यू क्या है कि आज आपके अकाउंट से एक लमसम अमाउंट जो है जीपी फंड के नाम से गवर्नमेंट जो है आपकी सैलरी से डिडक्ट करता है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट वो डिडक्ट करता रहता है। वो जो है आज आपकी जो अमाउंट डिडक्ट की जा रही है, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू होगी। या हम इसे इस तरह देख लेते हैं कि बैंक में आज आप अपने पैसे जमा कराते हैं, जमा कराने के बाद आप सो देखते हैं कि फ्यूचर में सम पीरियड के बाद या स्पेसिफिक फ्यूचर डेट को ये मेरी जो अमाउंट है इसकी वर्थ क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। तो बजट के ऊपर आ रहे थे, तो हमने बजट पढ़ा था कि किसी भी आपका जो फाइनेंशियल प्लान होता है, एक्सपेंस और इनकम के बारे में, उसे हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। बजटिंग के बारे में हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल प्लान को या बजट को बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बजटिंग कहते हैं। इसके बाद आ जाता है कैपिटल बजटिंग। हमें कैपिटल का भी पता चल गया, हमें बजटिंग का भी पता चल गया। कैपिटल का हमने ये देखा कि कंपनी की वो अमाउंट जो कंपनी इस्तेमाल करती है अपने डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए और अपने ऑपरेशंस जो हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। बजटिंग हमने क्या पढ़ा, बजटिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए बजट तैयार किया जाता है। इसी से निकला हुआ है आपका कैपिटल बजटिंग, कि कैपिटल जो है आपका उसको प्लान करना, कैपिटल को प्लान करना कि ये कहाँ पे लगाना है हमने, कितना लगाना है हमने, किस प्रोजेक्ट में लगाना है, कितनी हमें अर्निंग मिलेगी, कितना हमें एक्सपेंस होगा, कितने अरसे में हमें जो है अर्निंग मिलना शुरू हो जाएगी, क्या हमारा नुकसान तो नहीं होगा। वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। आपकी ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आप मार्केट में निकले, आप अगर एक कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कारोबार स्टार्ट के माइंड से मार्केट में निकल जाएं। आप हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होगी आपके पास कि आप ये कारोबार स्टार्ट कर लें, ये कारोबार स्टार्ट कर लें। आप इस बैंक में पैसे जमा करा दें, इस बैंक में पैसे जमा करा दें, आप इस बैंक में पैसे जमा करा दें, आप ये दुकान ओपन कर लें, आप ये दुकान ओपन कर लें, आप ये स्टोर ओपन कर लें, आप क्या है कोई भी एसेट्स परचेज कर लें। ये सारी जो आपकी एक्टिविटीज़ है, ये आपका कैपिटल से क्या होता है, ये मुंसलिक होता है। ऐसे होता है ना, आपके कैपिटल से मुंसलिक होता है। आपके पास लाखों अपॉर्चुनिटीज़ होती है, करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ होती है। अब आप चाहते हैं कि मैंने इनमें से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आप बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकें, आपने वो सिलेक्ट करनी होती है। वो सारा जो प्रोसेस है, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्हें देखते हुए उनको इवेलुएट करना और उनमें से जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आप ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं और जहाँ पर जो आपका रिस्क है वो कम से कम है, वो आपका जो सारा प्रोसेस है वो कहलाता है कैपिटल बजटिंग। ठीक हो गया। आज कैपिटल बजटिंग को ही हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप तो कि 3-4 लेक्चर इंशाल्लाह जो है हमारे कैपिटल बजटिंग पे चलेंगे। तो कैपिटल बजटिंग के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा हाउ नाउ दे दिया, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी, आपको जो है बता दिया कैपिटल बजटिंग क्या होती है। कैपिटल बजटिंग होती है कि अल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको देखना, उनको इवेलुएट करना कि कौन से प्रोजेक्ट में कब लगाना है, कितना लगाना है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा मुनाफा देगा, कौन सा प्रोजेक्ट रिस्क ज़्यादा है, कौन से प्रोजेक्ट में आमदनी ज़्यादा होगी, किसमें कम होगी, कौन सा प्रोजेक्ट में हमारा जो कास्ट है टोटल वो पहले रिकवर हो जाएगी, कौन सा जो है प्रोजेक्ट ऐसा है जो पास्ट इसमें देर से जाकर रिकवर होगी, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा, कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट देगा। इस सारे प्रोसेस को जो हम जिस मेथड के ज़रिए, जिस टेक्निक के ज़रिए हम इसे एवेलुएट करते हैं, देखते हैं, उसे हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अब इसकी ज़रा डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है? कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग long-term investments that are consist with the goals of the shareholders wealth maximization। स्टार्ट में अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के गोल्स होते हैं जो नॉर्मली कोई भी शेयर होल्डर चाह रहा होता है। वो शॉर्ट टर्म गोल होता है, वो लॉन्ग टर्म गोल होता है। शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की प्रॉफिट बढ़ जाए। लेकिन कुछ ऑनर्स जो हैं वो समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारी पुश्तों ने एक कारोबार चलाना है, उन्हें पता होता है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना कमाना है। उनकी सोच होती है कि वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। ओनर्स चाहते हैं कि हमारी जो मजमूई जो फाइनेंसिंग है वो इंक्रीज हो जाए। तो वो किस तरह इंक्रीज हो सकती है?
वो कंपनी का काम है ना, कंपनी ने बेस्ट मैक्सिमाइजेशन करके देनी होती है। अब कंपनी किस तरह देती है, कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही होती है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही होती है वो किस तरह करती है, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको जो है परखती है, उन्हें चेक करती है कि किस प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्ट किया जा सके, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छी आमदनी देगा। वो जो बेस्ट और फिट प्रोजेक्ट होता है, जो ओनर्स की ख्वाहिशात को पूरा कर रहा होता है, मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए, उसको वो सिलेक्ट कर लेती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कैपिटल बजटिंग कहते हैं। अगेन हम इसको पढ़ लेते हैं। कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। कैपिटल बजटिंग क्या है, आप ऐसा प्रोसेस है जिसमें इवेल्युएशन की जाती है और सिलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और सिलेक्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को, जो कंसिस्ट करता है कंपनी के गोल्स के साथ, शेयर होल्डर्स के गोल के साथ, जो क्या कर रहा होता है, उनको मैच कर रहा होता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। इसके हवाले से कुछ और मजीद आपके कंसेप्ट में क्लियर कर दूं। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग the process by which a business determines which fixed assets purchase or project investment are accepted and which are not। क्या हो गया, कैपिटल बजटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सा एसेट्स परचेज किया जाए, कौन सा या कौन सा प्रोजेक्ट या किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाए या किस में इन्वेस्टमेंट नहीं की जाए। ये कब पता चलेगा, ये तो जाहिर जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, तब हम जो है कोई थ्योरी पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा ना कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है या कौन सा प्रोजेक्ट बुरा है। दो प्रोजेक्ट आपको दे दिए जाते हैं, दो मार्ट हैं, आपने उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है, मार्ट ए है, मार्ट बी है, दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब तीसरा बंदा आपसे पूछता है, सर आप मुझे बताएं कि आप ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे या बी में। वो आपको बताता है ए में हम जो है आपको क्या कर रहे हैं, 10% रिटर्न देंगे और वो हम आपको 5 साल तक देंगे। दूसरा बताता है कि हम आपको 5% देंगे और 3 साल तक देंगे। अब आप बता नहीं सकेंगे कि ए में ज़्यादा फायदा है या बी में ज़्यादा फायदा है। जाहिर है ए आपको 10% दे रहा है 5 साल तक का रिटर्न, बी आपको 15% दे रहा है 3 साल तक का रिटर्न। अब आपके लिए कौन सा बेहतर होगा, वो आप कब बता सकेंगे, जब आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। कैपिटल बजटिंग is concerned with the allocation of firm's financial resources among the available opportunities। कैपिटल बजटिंग क्या है, कैपिटल बजटिंग जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज होते हैं किसी भी कारोबार में, उसमें फंड्स की एलोकेशंस है कि आपने किस अपॉर्चुनिटीज में कितना लगाना है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग कह रहे होते हैं। तो अंडरस्टैंड हो गया आपका कैपिटल बजटिंग ना क्लियर कि अच्छी तरह आपको आ जाता होगा इंशाल्लाह ताला कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फीचर्स होते हैं कैपिटल बजटिंग। जब हम कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हैं ना, इस सारी कैपिटल बजटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं या फीचर्स जिन्हें हम कहते हैं वो मौजूद हैं, या करेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटल बजटिंग के, जो आपके बता रहे होते हैं आपको कि आपने क्यों यहाँ पर कैपिटल बजटिंग करनी है, या आप किसी भी कंपनी के लिए कैपिटल बजटिंग जो है क्यों इंपॉर्टेंट है। या आपको सवाल दिया जा सकता है कि कैपिटल बजटिंग जो है आपकी पर्सनल लाइफ में किस तरह अफेक्ट करता है आपके डिसीजन मेकिंग को। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपकी डिसीजन मेकिंग को कैपिटल बजटिंग में जो क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये पॉइंट्स हैं जो किसी भी कंपनी के लिए क्रूशियल होते हैं कैपिटल बजटिंग बनाने के लिए। ये वो पॉइंट्स हैं जो सपोर्ट करते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं, उनमें पॉइंट्स में आपके जो है ह्यूज फंड्स है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, अफेक्ट्स फ्यूचर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है आपका, डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, एस्टिमेशन ऑफ लार्ज प्रॉफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट कॉस्ट इफेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर है, इसमें इरिवर्सिबल आपका डिसीजन मेकिंग है। ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको बारी बारी हम आगे जाके कर लेते हैं। तो ये फीचर्स हमारे क्या हैं, ये वो फीचर्स हैं जो सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग को, ये इंपॉर्टेंस बताते हैं हमारी कैपिटल बजटिंग की। उसमें सबसे पहला क्या है, ह्यूज फंड है। अब आप क्या कर रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग में, कैपिटल बजटिंग में आप जो है एक अच्छा डिसीजन करने जा रहे होते हैं अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में। अब कैपिटल बजटिंग वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ह्यूज फंड्स मौजूद हो, जहाँ पर बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्वमेंट हो, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर्स की जहाँ पर क्या हो, इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसलिए जो है कैपिटल बजटिंग की खसूसियत है कि ये आपको जो ह्यूज एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट आपको डिसीजन मेकिंग है, उसमें ये आपको क्या करता है, हेल्प आउट करता है।
इसमें आपको जो है ये ह्यूज फंड के लिए बताता है कि कौन सा जो है प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट फेवरेबल नहीं है, कौन सा प्रोजेक्ट क्या है आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा अनबेनिफिशियल है। उस सबको कौन सा बताता है आपको, उस सबको आपको जो बताता होता है वो बताता है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग आपका की इन्वॉल्वमेंट जो है ह्यूज फंड्स में मौजूद होती है। तो कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर ऑफ हाई वैल्यू विच मेक इट क्रूशियल फंक्शन फॉर द डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट। ठीक हो गया। तो क्या है कैपिटल बजटिंग में इन्वॉल्व होता है ह्यूज एक्सपेंडिचर, ह्यूज फंड्स। इस वजह से जो कैपिटल बजटिंग है वो मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा है। मैनेजमेंट जो है वो परफॉर्म कर रही होती है कैपिटल बजटिंग को। दूसरा है हाई डिग्री ऑफ रिस्क। हाई डिग्री ऑफ रिस्क में क्या होता है कि जब आप कहीं से भी कारोबार में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा मसला मसाइल होते हैं। आपको रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है कि पता नहीं मैं इस प्रोजेक्ट में लगा दूँ, ये प्रोजेक्ट ही ना डूब जाए। अब मैं इस प्रोजेक्ट में लगाऊं ये ज़्यादा रिस्की है या बी प्रोजेक्ट में लगाऊं ये ज़्यादा रिस्की है, ये फैसला करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो कैपिटल बेकिंग का ये फंक्शन है, ये आपको हेल्प आउट करता है हाई डिग्री ऑफ रिस्क से बचा निजात दिलाने के लिए, उससे बचने के लिए आपकी क्या करता है, हेल्प करता है। ड्यू टू टेकिंग डिसीजन अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन कैन बी रिस्की फॉर द कंपनी। जो ह्यूज जो फाइनेंशियल आपकी प्लानिंग है उसमें जो फंड्स होते हैं वो बहुत बड़ी मिकदार में होते हैं। अब वहाँ पर आप बगैर किसी सोचे समझे नहीं लगा सकते। अगर आप कहीं पे भी फंड करने जाएंगे, कहीं भी इन्वेस्ट करने जाएंगे, तो कब उसमें इन्वेस्ट आप कब बेहतर तौर पर कर सकते हैं जब आपको कैपिटल बेटिंग टेक्निक्स आती होंगी। आपको पता होगा कि कौन सा कारोबार जो है वो कितना क्रूशियल है, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए कितना क्रूशियल है। अगर एक दफ़ा आपने पैसा लगा दिया तो फिर आपके हाथ में नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि पैसा लगा दिया तो रब जाने, रब का काम जाने, हो सकता है नुकसान हो जाए, हो सकता है फायदा हो जाए। लेकिन क्या है, ये तो वही बात है कि कपड़े आपके रखे हुए हैं, हम कपड़े जो है कुल्हाड़ी से धोते रहते हैं, मारते रहते हैं, अल्लाह ही अल्लाह करते जाते हैं कि पता नहीं ये बच जाएगी, अल्लाह बचा देगा, अल्लाह बचा देगा। ऐसा नहीं होता। हम इंसान जो है बाहैसियत अशरफुल मखलूक़ात, इंसान एक वाहिद जो सोशल एनिमल है जिसे अल्लाह ताला ने अपना फैसला करने की तौफीक अता फरमाई है। फैसला करने की तौफीक किसके पास है? सिर्फ अल्लाह ताला है जो फैसला करने वाली ज़ात है। अल्लाह ताला ने अपने बाद से हमें ये तौफीक नवाजी है कि हम भी फैसला कर सकते हैं। हम जो है बुरा काम करते जाएं और नुकसान का काम करते जाएं, कहते जाएं कि अल्लाह बेहतर कर देगा, अल्लाह ठीक कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप अपने लिए अच्छा नहीं करेंगे, तो अल्लाह मियाँ भी आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। वो हमारी हेल्प तब करता है जब हमारी हेल्प हम खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपनी मदद आप करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। तो हाई डिग्री ऑफ रिस्क को क्या करता है, ये आपका कैपिटल बेस्टिंग उसको कम कर देता है, ये उसका फंक्शन है। नंबर थर्ड थर्ड वन, अफेक्ट फ्यूचर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ये क्या करता है, आपकी फ्यूचर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है उसे क्या करता है, उसे अफेक्ट कर रहा होता है। वो किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है? अब जब किसी भी कारोबार में जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं, ये इनके बड़े कंपिटिटर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। वो आपके कारोबार में आपको जो है कम कर, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए डिफरेंट टेक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आसमा, ये आपका सवाल है कि ये रिस्क को किस तरह कम करता है। ये रिस्क को इस तरह कम करता है कि एक, जब अगर आपको कैपिटल बेचिंग नहीं आती, आपको पता नहीं है कैपिटल बेचिंग का, आपको टेक्निक्स का नहीं पता, आपको नहीं पता कि पैसा कब और किस वक्त यहाँ पे लगाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कोई भी इन्वेस्टर आपके पास आएगा, वो कहेगा कि मैं आपको जो है ना 10% आप मुझे डिपॉजिट जमा कराएं मेरे बैंक में, आपको 10% जो है आपको प्रॉफिट दूंगा और एनुअली दूंगा। ठीक हो गया। तो दूसरा एक और कारोबारी आता है, बैंक आता है, तो बैंक आपसे कहता है कि मैं आपको 8% दूंगा, आपको 8% प्रॉफिट दूंगा, लेकिन मैं मंथली दूंगा। अब आप कैलकुलेशन करें दोनों की, आपको जो 8% मंथली मिल रहा है उसमें ज़्यादा फायदा है या 10% एनुअली मिल रहा है उसमें ज़्यादा फायदा है? तो 8% जो आपको मंथली मिल रहा है ये हमेशा आपका ज़्यादा रहेगा, इसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। अब ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हूँ, मुझे कैलकुलेशंस का पता है, मुझे मैंने कैपिटल बेचिंग टेक्निक्स की हुई है, मुझे इसलिए पता है। आपको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन आप ये कैलकुलेशन जब करेंगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल टेक्निक्स को, बेचिंग टेक्निक्स को या कैपिटल बेचिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये चीज़ें अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर देंगे।
इसके अलावा दूसरा ये है कि जब आपने कैपिटल बेचिंग टेक्निक्स पढ़ी होती हैं, आपको कैपिटल बेचिंग का पता होता है, तो आपका जो टोटल फंड है आप उसको बेहतर तरीके से क्या करते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं, बेहतर तरीके पर आप क्या करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपका पास 100 रुपये थे, 100 रुपये आपने एक ही कारोबार में लगा दिए। अब वो कारोबार में प्रॉफिट आ गया तो आप क्या करेंगे, आप मुनाफा मुनाफा, वो कारोबार नुकसान में आ गया तो वो क्या है आपका नुकसान ही नुकसान। यहाँ पर तो दो सिचुएशन है, या इन या उन, ठीक हो गया, या आर या पार। लेकिन अगर दूसरा आपके साथ एक दूसरा स्टूडेंट है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जितना जानता है, कैपिटल बेचिंग को जानता है, तो वो क्या करेगा, 100 रुपये में से 50 रुपये एक जगह लगा देगा, 30 रुपये एक जगह लगा देगा, 20 रुपये एक जगह लगा देगा। हो सकता है एक कंपनी को नुकसान हो तो उसी दो को प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है दो को नुकसान हो, एक को प्रॉफिट हो जाए, तो वहां से कंपनसेट हो जाए। तो उसके में रिस्क बहुत कम होता है। एक एक जगह पैसे लगा रहे हैं तो वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह जो है ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग देता कौन है, ये कैपिटल बेचिंग दे रहा होता है। ये कब देता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे वो किस तरह दे रहा होता है। तो मीन्स क्या हो गया, जिसके बाद नॉलेज है कैपिटल बेचिंग का, वो अच्छा डिसीजन मेकर है अपने फाइनेंस के हवाले से। इसलिए ये क्या करता है, आपके डिसीजन मेकिंग को बेहतर करता है, आपको डिसीजन मेकिंग करने में ये हेल्प आउट करता है, जिससे आपके रिस्क जो है, लॉस का रिस्क जो है वो आपका कम हो जाता है। फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में लॉस का जो है रिस्क आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरह ये क्या करता है, आपको रिस्क को कम करने में आपकी हेल्प आउट कर रहा होता है। बात हो रही थी इफेक्ट फ्यूचर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। ये आपके फ्यूचर कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को किस तरह जो है इफेक्ट कर रहा होता है, उसको किस तरह असरअंदाज हो रहा होता है। वो इस तरह होता है कि आपके बहुत सारे कंपटीटर्स होते हैं जो आपके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है, जो आपको मुकाबला कर रहे होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हर जगह आपको नुकसान पहुँचाया जाए। आपके पास वो ऐसे ऐसे एजेंट्स भेजते हैं जो आपको वार्न करते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में लगाएं, जिससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा लेकिन उससे उनको फ़ायदा होगा। अगर आपने कैपिटल बेचिंग टेक्निक्स पढ़ी होती हैं तो ये आपको बताता है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बुरा है, कौन सा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चलेगा, कौन सा प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म चलेगा। ये चीज़ें कौन बता रहा होता है, ये आपको कैपिटल बजटिंग बता रही होती है। तो अगर आप जो है क्या करते हैं, अच्छी कैपिटल बजटिंग को यूज़ करते वक्त आप किसी अच्छे कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, आपको फ्यूचर में प्रॉफिट मिल रहा होता है। आप क्या करते हैं, प्रॉफिट मिलने के बाद आपका जो कम्पिटिटिव एज है वो आपको मिल जाता है, मीन्स कि आप कंपटीटर से बेहतर हो जाते हैं। कंपटीटर्स के मुकाबले में आपके पास सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो जो डिपॉजिटर है, जो इन्वेस्टर है, वो आपकी कंपनी की तरफ भागता है। क्यों भागता है, वो ये कहता है कि यार ये जो कंपनी है इसने अच्छा अर्निंग कमाई थी इस साल में, इसने अच्छे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया थी, तो इस साल भी जाहिर है ये अच्छी कंपनी होगी, इस साल भी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी। जबकि दूसरा इसका कंपटीटर था, उसने इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं लिया, मतलब कि उसके पास अच्छे मैनेजर्स नहीं है, वो अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं करते, जिसकी वजह से कम्पिटिटिव एज कम है। इस कंपनी का कम्पिटिटिव एज ज़्यादा है। तो क्या है कि ये आपके जो कैपिटल बजटिंग है, या इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये आपकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है, जो आपकी ताकत है मुकाबले की, उसको बेहतर करती है। ये द कंपनी द कंपनीज फ्यूचर इज बेस्ड ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो कंपनी होती है, उनका फ्यूचर कहाँ पर, किस चीज़ से बेस कर रहा होता है, उनके एक्सपेंडिचर्स के डिसीजन मेकिंग पर बेस कर रही होती है। अगर आपने आपने जो एक्सपेंडिचर डिसीजंस किए थे अच्छे थे आपके, वो जिससे आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कारोबार में, तो वो आपके लिए फ्यूचर में क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। अगर आपने लॉस कर दिया है और अपने अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं किया एक्सपेंडिचर्स के हवाले से, आपने एसेट्स अच्छे परचेज नहीं किए, आपने अच्छे प्रोजेक्ट में आपने नहीं किया इन्वेस्ट, तो उससे क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है फ्यूचर में। सेंसिबल इन्वेस्टिंग कैन इम्प्रूव इट्स कम्पिटेटिवनेस। तो सेंसिबल जो इन्वेस्टिंग है आपकी, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, जो क्या करती है, आपको कम्पिटेटिवनेस देती है, कंपिटिटर के मुकाबले में वो क्या करती है, आपको बेहतर बना देती है। वेयर इज रॉन्ग इन्वेस्टमेंट में लीड टू बिजनेस फेलियर। तो दूसरी जानेब अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपके कारोबार को नुकसान पहुंचाती है, जिससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है आपके कारोबार पर। वो क्या करते हैं, आपके कारोबार को छोड़ जाते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इस तरह क्या है, कैपिटल बजटिंग क्या करता है, आपके फ्यूचर का जो आपका कंपटीशन है उसको बेहतर करता है। नंबर 4 है डिफिकल्ट डिसीजंस। अच्छा, अब होता क्या है, अब कोई भी कंपनी जो है,
उसका जो फ्यूचर है वो किस चीज़ पे बेस कर रहा होता है, वो बेस कर रहा होता है कंपनी के फैसलों पर, फैसले करने की सलाहियत पर। कोई भी कंपनी राइट टाइम में राइट डिसीजंस लेगी तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर कोई भी कंपनी वो राइट टाइम में राइट जो है डिसीजन नहीं लेती तो उससे क्या होता है, उससे उससे लॉस होना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, उस कंपनी का फ्यूचर खराब हो जाता है, लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो जो कैपिटल बजटिंग है ये डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग में ये क्या करती है, आपको ये आपको फैसिलिटेट करती है, ये आपको फ़ायदा पहुंचाती है। फ़ायदा किस तरह पहुंचाती है, आप मार्केट में तीन तीन चार चार पाँच पाँच प्रोजेक्ट्स देख रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है, कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर नहीं है। पोर्टफोलियो इज अ डिफरेंट थिंग और कैपिटल बजटिंग इज अ डिफरेंट थिंग। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ जो है आपकी इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो कहते हैं। मींस के आप के पास टोटल अमाउंट है, उसको आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में लगा देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो। लेकिन जो कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल बजटिंग सिर्फ एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प आउट कर रही होती है। आप ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। आप सादे अल्फाज में ये कह सकते हैं फाइनेंशियल की जो डिसीजन मेकिंग है या आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग जो है उसे आप क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। कैपिटल बजटिंग में आप सिर्फ देखते हैं कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज में आपने पैसा लगाना है। ठीक हो गया। कैपिटल बजटिंग आपको बताती है कि आपका पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, मीन्स के किन किन प्रोजेक्ट में आपको पैसा लगाना चाहिए, कौन कौन से पोर्टफोलियो, कौन कौन से जो सेक्टर है इन्वेस्टमेंट के वो आपके लिए फायदेमंद है, वो कैपिटल बजटिंग है। तो पोर्टफोलियो तो एज ए टर्म है ना आपकी, कि जो कलेक्शन आप आपके इन्वेस्टमेंट की जो कलेक्शंस हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट जहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनका मजमूआ पोर्टफोलियो कहलाता है। जबकि उन पोर्टफोलियो में उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उन सेक्टर्स के ऊपर पैसा बेहतर तरीके से लगाना, उस प्रोसेस को हम कैपिटल बेटिंग कर रहे होते हैं। तो आप क्या कर रहे होते हैं, डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं जब चार चार पांच पांच प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद होते हैं। आपको पता नहीं होता कि किस कंपनी में लगाना चाहिए, किस प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। तो ये सारी सूरत आपको कौन बताता है, आपको कैपिटल बजटिंग बताता है कि मुश्किल फैसले करने में जो हमें हेल्प आउट करता है वो कैपिटल बजटिंग कर रहा होता है। ये हमें बता रहा होता है कि किस कौन सा प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा फायदा देगा, कौन सा प्रोजेक्ट आपको कम फायदा देगा। बेहतर ये था कि ये जो है आप को मैं पहले कैपिटल बेटी की टेक्निक्स पढ़ा था, उसके बाद ये पढ़ा था। बहरहाल जो ये पहले कर भी लिया तो इससे मकसद ये था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, थोड़ा सा हाउ नाउ हो जाए, क्योंकि वो एक जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है टेक्निक्स वाली। तो उससे पहले मैं चाह रहा था कि थोड़ा हाउ नाउ हो जाए ताकि फिर हम उसको मूव करें। अगर उससे पहले हम करना शुरू कर देते तो काफ़ी चीज़ें होती जो हम मिस करना शुरू कर देते। तो कैपिटल बजटिंग क्या है आपकी, ये डिफिकल्ट जो डिसीजन मेकिंग है उसमें आपकी हेल्प आउट कर रही होती है। व्हेन द फ्यूचर इज डिपेंडेंट ऑन द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जब आपका फ्यूचर जो है कैपिटल बजटिंग डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू ग्रैब द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जब आप कैपिटल बजटिंग के ऊपर जब डिपेंड कर रहे होते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को ज़ाया कर दें जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, क्योंकि ज़ाहिर है कैपिटल बजटिंग जो किसी भी आपको अपॉर्चुनिटी होती है उसको बेहतर तौर पर देखती है, उसको बेहतर तौर पर परखती है। जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी होती है उसमें ये क्या करती है, आपको इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प आउट कर रही होती है। नंबर फिफ्थ जो है ये हेल्प करती है हमें लॉन्ग रन प्रॉफिट्स में, एस्टिमेशन ऑफ लार्ज प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ लॉन्ग रन प्रॉफिट। तो अब कैपिटल बजटिंग क्या कर रही होती है, कैपिटल बजटिंग में हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा हमें रिजेक्ट करना चाहिए। कैपिटल बजटिंग हमें बताता है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी किसी भी प्रोजेक्ट से जो हमें फ्यूचर में अमाउंट मिलेगी उसकी आज वैल्यू क्या होगी। या ये हमें बताता है कि आज जो हम पैसा लगा रहे हैं तो इसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी इसकी। इस सारी चीज़ में जो हमें हेल्प आउट करता है वो हमें क्या करता है, वो हमें कैपिटल बजटिंग कर रहा होता है। तो कैपिटल बजटिंग का एक फंक्शन ये भी है कि ये हमें क्या करता है, ये हमें हेल्प आउट करता है एस्टिमेशन करने में, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में। तो हमें ये बताता है कि इस
इस ए प्रोजेक्ट में लगा दो, बी में ना लगाओ, क्योंकि ए जो है ये आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देगा, बी आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देगा। ऑल दो बी आपको क्या कर रहा है, 15% दे रहा है, ए आपको 10% दे रहा है, लेकिन ए आपको 5 साल तक प्रॉफिट दे रहा है, बी आपको 3 साल तक प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन बताता है, वो हमें कैपिटल बेकिंग बता रहा होता है। इसके अलावा है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो कैपिटल बेकिंग जो है इसका इफेक्ट एक लॉन्ग टर्म पे मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर के डिसीजंस ले रहे होते हैं कि कहाँ पर हमने पैसा लगाना है, वो कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए फेवरेबल है, कौन सा हमारे लिए अनफेवरेबल है। ये हमें कहाँ पर पता चलता है, ये फ्यूचर में जाके हमें पता चल रहा होता है। अगर आपने अच्छे जो है आप फाइनेंशियल मैनेजर थे, आपको कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का पता था, आपने वो अप्लाई किए थे, तो वो आपको हेल्प आउट करते हैं लॉन्ग टर्म आपके पर्सपेक्टिव में। The effect of decision taking today, whether favorable or unfavorable, will be the visible in the future or the long run. आप कोई भी फैसला आज कर रहे होते हैं, तो वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, वो हमें पता चलता है फ्यूचर में जाके। अगर वो फ्यूचर में अगर अनफेवरेबल है, अगर हमने बगैर सोचे समझे उसमें पैसा लगा दिया और फ्यूचर में जाके हमें लॉस हो गया, तो हम किसी काम के नहीं रहते, हम वापस नहीं जा सकते पास्ट में। इसलिए आप जब फ्यूचर में दाखिल हों, तो बेहतर सोच के साथ दाखिल हों। आप सारे टेक्निक इस्तेमाल करें जो जो आपको बरूद ला के आप अपने प्रॉफिट बेहतर कर सकते हैं। कि इसलिए कहते हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करना करना शुरू करें, तो 100 मरतबा सोचें कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर आप एक ही चीज़ सोचें कि मैंने इसको इन्वेस्टमेंट को किस तरह बेहतर बनाना है। क्योंकि जब एक दफ़ा रुपया पैसा हाथ से निकल गया, तो उसने वापस तभी आना है जब वो अपना सफ़र मुकम्मल कर चुका होगा। तो सफ़र मुकम्मल करने के लिए क्या है, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी डिसीजन मेकिंग वो कहाँ से होगी, वो कब कहाँ से मिलेगी, वो कैपिटल बजटिंग से मिलेगी, क्योंकि कैपिटल बजटिंग आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर रहा होता है आपकी इन्वेस्टमेंट को। नंबर 7 इज इफेक्ट कॉस्ट स्ट्रक्चर। अब ज़ाहिर है हमारा, जब हम कैपिटल बजटिंग कर रहे होते हैं, तो हम प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं, प्रोजेक्ट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स या मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उन्हें एवेलुएट कर रहे होते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं और कौन से में हम पैसा ना लगाएं। ये सारी चीज़ जब हम देख रहे होते हैं, तो हमें काफ़ी जो है हमारे कारोबार में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं जो हम नहीं भी करना चाहते। मिसाल के तौर पर, अब दो प्रोजेक्ट थे, एक प्रोजेक्ट ए था, एक बी था। अब ए प्रोजेक्ट जो था उसके इन्वेस्टर्स वो थोड़े थे, 2 या 3 लोग थे। एक प्रोजेक्ट बी था, उसमें इन्वेस्टर जो क्या थे, 50-60 थे। अब ज़ाहिर है 50-60 जो हैं वो उसमें आपको ये फ़ायदा होता है कि उसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है। काफ़ी लोग, जब सारे लोग बराबर नहीं होते, सारे धोखाधड़ी नहीं कर सकते। लेकिन एक कारोबार ऐसा है, उसमें 3 लोगों ने क्या करना है, पैसा लगाना है। तो 3 लोग हो सकता है, तीनों के तीनों बाद में एक दूसरे से वो करके फ्रॉड करके भाग जाए। तो उसमें पकड़ने वाला कोई नहीं होगा, उन 3 को आप नहीं पकड़ सकते आसानी से। लेकिन 50 में से 50 को में से कोई ना कोई आपके हाथ लग जाएगा, उन्हें आप इजीली पकड़ सकते हैं। तो क्या है, आपकी जो है इसमें ऐसे कारोबार में बात पर कास्ट आपकी जो है वो बेस कर रही होती है। आपकी जो फैक्टर ऑफ रिस्कनेस है, वो भी आपको कारोबार में बेस कर रहा होता है कि आपने किस कारोबार में इन्वेस्ट करना है, किस कारोबार में इन्वेस्ट नहीं करना। जब आप किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उस कारोबार में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आ जाते हैं, कुछ ऐसी कास्ट भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है जो आपके कारोबार को अफेक्ट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर, आपने कोई एसेट्स परचेज किया, जब एसेट्स आपने परचेज किया, तो उसके ऊपर कुछ इंश्योरेंस चार्जेस आप लगा देते हैं, इंश्योरेंस लगा देते हैं। वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता कि यार ये एसेट्स अच्छा चलेगा या बुरा चलेगा। तो आप क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लेते हैं अपने उस एसेट्स को, ताकि वो इंश्योरेंस करने के बाद अगर कल को वो एसेट्स खराब हो जाता है या उसमें कोई इशू क्रिएट हो जाता है, तो वो कंपनी आपको क्लेम दे देगी। कंपनी क्लेम देगी। और ये सारा प्रोसेस हमने क्यों किया, ये हम कैपिटल बेचिंग ने हमें हेल्प आउट किया कि आपने कोई एसेट्स परचेज किया है। कैपिटल बेचिंग हमें बता रहा होता है कि आपने कोई एसेट्स परचेज किया है, तो ऐसे इसे वैसे ही लेट डाउन ना कर दें, इसे वैसे ही ना छोड़ दें, बल्कि आप क्या करें, इसे इंश्योरेंस करवाएं, इसे इंश्योर करवाएं, ताकि कल को इसके ऊपर आप क्लेम दे सकें। क्योंकि एक दफ़ा जब कोई बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी होती है जो एसेट्स आपको सेल आउट कर देती है, उसके बाद वो आपको लाइफ टाइम वारंटी नहीं देती। वो 2 या 3 साल की वारंटी देती है, 2-3 साल बाद एसेट्स खराब होना शुरू हो जाता है। जब एसेट्स खराब होना शुरू हो जाता है, तो आपका अब कंपनी लॉस में जाना शुरू हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाती है। काफ़ी काफ़ी बड़ी से बड़ी कंपनियां जो हैं वो, उनका फेलियर की वजह यही होती है क्योंकि उनके प्लांट जो है वो फेल हो जाते हैं प्रोडक्शन करने से। जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो एनर्जी सेक्टर है वो क्यों पीछे रहा, वो उसमें उसकी फेलियर की वजह क्या बनी, वहाँ की टेक्नोलॉजी उसकी फेलियर बनी। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, वो हमें इस चीज़ पर जो है हमें
कंपेल करती हैं, इस चीज़ पर हमें जो है जोर दिलाती हैं कि आप क्या करें, आप बेहतर डिसीजन मेकिंग करें, आप वो एसेट्स परचेज करें जिनके साथ इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद हो, जो एसेट्स जो है क्या है उनके ऊपर इंटरेस्ट मौजूद हो, या जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन कम हो, या जिनका रेंट बहुत कम हो, आप उन एसेट्स पर क्या करें, उन एसेट्स पर आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये क्या है, ये आपकी कास्ट स्ट्रक्चर होता है कि जो बेस कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर कास्ट स्ट्रक्चर किस तरह चेंज होता है कि एक एसेट्स आपको ए प्रोवाइड कर रहा था, वो आपको कितने का दे रहा था, 100 रुपए का एक एसेट्स दे रहा था आपको, और बी जो है एक बी पर्सन था, वो आपको एक एसेट्स कितना दे रहा था, 110 रुपए का दे रहा था। अब दोनों के पास आप चले गए, दोनों, एक बी ने आपसे कहा कि मैं 110 का दूंगा, ए ने कहा मैं आपको 100 रुपए का दूंगा। अब जो जो है जो अंडरस्टैंड नहीं करता होगा इन एसेट्स को, या अंडरस्टैंड नहीं करता होगा बिजनेस पॉलिसीज को या कैपिटल बजटिंग को, वो क्या करेगा, प्लांट एक परचेज कर लेगा, ए ए एसेट्स परचेज करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि उससे 10 रुपये सेव हो रहेंगे। लेकिन जो बी होगा, जो अंडरस्टैंडेबल होगा, जो ऐसा पर्सन हो, कारोबारी इंसान होगा जो कारोबार को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता होगा, वो क्या करेगा, बी एसेट्स परचेज करेगा। बी एसेट्स क्यों परचेज करेगा, उसे पता है कि जब इसकी प्राइस ज़्यादा है तो इसमें फीचर्स कुछ मौजूद हैं। जब उससे पूछेगा फीचर्स इसमें क्या मौजूद है, तो वो देखेगा उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो बहुत अच्छी है, वो ज़्यादा देर तक इंश्योर्ड है, उसमें वारंटी ज़्यादा अरसे तक की मौजूद है। तो ये क्या है, ये आपकी कास्ट स्ट्रक्चर है जो चेंज हो रहा होता है आपके परचेजिंग डिसीजन पावर पर। और परचेजिंग जो डिसीजन पावर है वो किसके ऊपर बेस कर रही होती है, कैपिटल बजटिंग के ऊपर डिसीजन पावर जो आपकी बेस कर रही होती है। तो क्या है, कास्ट स्ट्रक्चर भी आपका चेंज हो सकता है। द कंपनी कास्ट स्ट्रक्चर चेंज विद द कैपिटल बजटिंग, आपका कैपिटल बजटिंग क्या करती है, आपके कास्ट स्ट्रक्चर को भी बाद क्या करी होती है, चेंज करी होती है। फॉर इंस्टांस आप क्या करते हैं, आप इंक्रीज कर देते हैं अपने फिक्स कास्ट को, सच एज इंश्योरेंस चार्जेस। आप कैपिटल बजटिंग को जो है एनालाइज करते हैं, कैपिटल बजटिंग से डिसीजन कर लेते हैं। कैपिटल बजटिंग आपको कंपेल करती है कि आप अपने एसेट्स को क्या करा दें, इंश्योर करा दें, आप उसको इंश्योरेंस करा देते हैं, तो क्या हो जाता है, आपके ऊपर कास्ट जो है, आपका कास्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। पहले कम कास्ट थी, अब आपकी कास्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो सब स्पेशल किस्म के चार्जेस अब आपकी कास्ट में शामिल हो जाएंगे। इसी तरह जब आप एक दफ़ा डिसीजन ले लेते हैं तो इरिवर्सिबल डिसीजन आपका हो जाता है। कैपिटल बजटिंग जो है वो आपके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पावर है उसको बेहतर करता है, उसको अच्छा कर देता है। उसको अच्छा किस तरह कर देता है, किस तरह उसको बेहतर कर देता है, वो इस तरह बेहतर करता है उसे कि वो आपको पूरा एक सिनेरियो क्रिएट कर देता है आपके कारोबार में। वो पूरे कारोबार में आपको 360 डिग्री आपको क्या करता है, व्यू प्रोवाइड करता है। आपको हर तरह से प्रोजेक्ट दिखाता है कि ए प्रोजेक्ट जो है इसमें ये जो है कमी मेरिट्स हैं, इसमें ये डीमेरिट्स हैं, इसमें ये फीचर्स मौजूद हैं, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये इतने अरसे तक चलने वाला कारोबार है, ये इतने अरसे तक नहीं चलेगा। बी कारोबार है तो ये कितना अर्सा चलेगा, इसमें अर्निंग कितनी होंगी, इसमें स्टार्ट में कितनी अर्निंग होगी, इसमें पास्ट में कितनी अर्निंग होंगी। अब हो सकता है कि दो कारोबार हों, ए और बी। एक कारोबार आपको स्टार्ट में ज़्यादा अर्निंग दे रहा हो, बाद में कम अर्निंग दे रहा हो। बी कारोबार जो है स्टार्ट में कम दे रहा हो, बाद में ज़्यादा दे रहा हो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो ज़्यादा कारोबार अच्छा कौन सा है, जो स्टार्ट में आपको ज़्यादा अर्निंग दे रहा है। तो इस चीज़ को कौन आपको बताएगा, इस सारी चीज़ को कौन आपको अंडरस्टैंड कराएगा, ये आपको अंडरस्टैंड कराएगा आपका कैपिटल बेटिंग डिसीजन मेकिंग। ये कैपिटल बेटिंग टेक्निक जो है वो आपको बताएंगी कि आपने आपको अर्निंग जो है ज़्यादा पहले मिले तो वो बेहतर है, या बाद में आपको अर्निंग मिले तो वो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके कैपिटल बजटिंग में। तो जब आप एक दफ़ा कोई डिसीजन ले लेते हैं किसी भी कारोबार में, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें आपने एक दफ़ा कास्ट लगा दी गई है। तो कास्ट लगाने से पहले क्या है, आप चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें। डिसीजन मेकिंग से पहले आप चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को यूज़ करें, और अच्छी जो है वो आप डिसीजन लें। क्योंकि जब एक दफ़ा डिसीजन कर दिया तो वो वापस नहीं किया जाता। तलवार से जो है क्या कहते हैं, मुझे भूल गई है वो, चलें जो भी था मेरे जहन से निकल गया, कि एक दफ़ा जब गिरोह से जो है गुटखा निकल जाता तो वापस नहीं आता। बंदूक से छोड़ी हुई गोली दोबारा वापस नहीं आती। तो इससे बेहतर है कि बंदूक से गोली सोच समझ कर चलाएं, तो पैसा अपना सोच समझ कर लगाएं। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक का ये भी एक फंक्शन है कि ये क्या करता है, आपको जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पछतावे से बचा देता है, क्योंकि ये आपको अच्छा डिसीजन मेकर बना देता है। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंस थी, ऑब्जेक्टिव्स थे आपके। टाइम काफ़ी हो गया, 1 घंटे का लेक्चर था, तो मेरे ख्याल से ये 1 घंटे से ऊपर होने जा रहा है। तो यहाँ तक का आज हमारा एक ओवरव्यू था कैपिटल बजटिंग का। आगे इंशाल्लाह हम इसका प्रोसेस और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो है वो आगे चल के पढ़ेंगे, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके बाद जो है
एक असाइनमेंट जो है मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। 2020 का सीएसएस का पेपर है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2020 में हुआ था सीएसपी ऑफिसर्स के लिए। और उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था, जो जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से था कि वो कौन से एनालिटिकल टूल्स हैं या एनालिसिस टूल्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें आपने क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। उनमें आपने डिफरेंस बताना है कि टाइम सीरीज एनालिसिस और क्रॉस सेक्शन एनालिसिस में क्या फ़र्क है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस में क्या फ़र्क है, लिक्विडिटी रेशोज और डेट रेशोज में क्या फ़र्क है, टर्नओवर रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में क्या फ़र्क है। ये मिक्सअप सवाल है आपका, जो है रेशो के हवाले से भी और आपके एनालिसिस के हवाले से भी। उनको आप जो है असाइनमेंट में आपको क्रिएट कर दूंगा आज इंशाल्लाह, अभी थोड़ी देर में 3 दिन का टाइम दूंगा, तो ये आप लोग इसे कर लेंगे। कल होप्स हो के हम आपको अनाउंसमेंट कर देंगे कि जुनेद साहब ने लेक्चर लेना है या मैंने लेना है। जो भी होगा तो इंशाल्लाह उसकी अनाउंसमेंट आपसे जो है बिल्कुल। कामरान यही मैं बताना चाह रहा था, तीर कमान से एक दफ़ा निकल जाए तो वो कमान में वापस नहीं आता। तो ज़ाहिर है जब 1 घंटा सवा डेढ़ घंटा आप पढ़ाते हैं तो जहन से आपका माइंड ही ऑफ हो जाता है। चीज़ें आपको पता होती हैं, आ रही भी हो जाती हैं, फिर भी आप जहन से निकाल बैठते हैं। 1 घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा कोई भी इंसान मुसलसल कंटिन्यूसली नहीं बोल सकता। जो है ना, दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। पूरा आप 3 4 5 घंटे बैठ के कोई भी लेक्चर तैयार करते हैं, उसके बाद आप उसे लेक्चर डिलीवर करते हैं। मैं 3 बजे से लेक्चर तैयार कर रहा हूँ, तो 3 से मेरे ख्याल से 8 बजे तक का लेक्चर मैंने तैयार किया। ये 5 घंटे लेक्चर तैयार हुआ, तो 1.5 घंटे की क्लास हुई। तो मीन्स के मैं अपना जो है ना 40% डिलीवर कर सक रहा हूँ, सिर्फ 40%। मैं जो तैयार करता हूँ, जो लेक्चर मुझे आ रहा होता है, तैयार है, मुझे पहले सारी चीज़ें आ रही होती हैं, रिवाइज हुई होती हैं, सब चीज़ होती है, फिर भी मैं 40% डिलीवर कर पाता हूँ। यही क्लास अगर आपकी फिजिकल क्लास हो तो वहाँ पे ये आप पूरा हफ्ता पढ़ा सकते हैं ये सारी चीज़। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है 1 घंटे में आप पढ़ानी है, बड़ी स्पीडली पढ़ानी है। तो होप्स हो कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो जो किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चंस हैं, वो काइंडली बारी बारी मुझसे पूछ लें। आमिर कुरैशी के सवाल रेशोज वाले मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन कैपिटल बजटिंग के जो टेक्निक्स हैं वो भी थोड़े से टिपिकल से होंगे। ये दोनों सेम है, रेशो वाले हो गए वो ऑलमोस्ट पैरेलल चलेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट होंगे। किसी का कोई सवाल जवाब हो तो वो पूछ लें। मैं आपकी जो है पार्टिसिपेशन ऑन करने जा रहा हूँ। बारी बारी जो सवाल हो आपके जल्दी से आप कंटिन्यू करें इसे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो तो काइंडली। किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप जो है पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है सबको। किसी का कोई सवाल है? ठीक है। जी आमिर। तो सर वालेकुम सलाम। सर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, वो मैं ये कहना चाह रहा था। लेक्चर 13 14 15 सर वो अपलोड नहीं है पोर्टल पे, वो काइंडली आप करवा देंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लेक्चर 13 14 15 पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी सर। वो पोर्टल पे हो जाएंगे। असल में वीकेंड था तो मैं भी थोड़ा सा वीकेंड पे बिजी था। जुनेद साहब अपनी ट्रेनिंग पे थे, तो वो लेक्चर हमने भेजे हुए थे पोर्टल पे अपलोडिंग के लिए। तो वो मैं देख लेता हूँ, शायद मेरे ख्याल से हुए नहीं अभी तक। तो एक दो बच्चों के लॉगिन भी थे, वो पता नहीं वो भी हुए कि नहीं हुए। तो वो हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि आज मंडे था तो कल तक हो जाएंगे। वो ज़ाहिर एक टाइम प्रोसेस होता है ना हर चीज़ का। दरमियान में कुछ पोर्टल को अपग्रेड करना था, तो वो अपग्रेडेशन की वजह से जो है वो डिले हुए हैं। वो आपको मिल जाएंगे कल तक इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो रेशोज हैं इनके फार्मूलाज भी लिखने हैं असाइनमेंट में या सिर्फ इनको एक्सप्लेन करना है बस? आपने लिक्विडिटी रेशो और डेट रेशो में डिफरेंस बताना है। अब 5 नंबर का सवाल है, 2.5 नंबर का लिक्विडिटी रेशो है, 2.5 नंबर का डेट रेशो है। आपने बताना है कि लिक्विडिटी रेशो होती क्या है, आपने बताना है डेट रेशो क्या होती है। जब लिक्विडिटी रेशो के बारे में आप बता देंगे ये क्या होती है, किस चीज़ को जज करती है, ठीक हो गया, इसका बेनिफिट्स क्या हैं, उसके बाद आप इसके टाइप्स बता दें कि लिक्विडिटी रेशो फलां फलां ये हो सकती है।
एक्सप्लेन ना करें ज़्यादा टाइप्स को इन डिटेल में एक्सप्लेन ना करें, थोड़ा सा हल्का सा टच दे दें, इस तरह डेटा रेशो को आप हल्का सा टच दे दें, डायग्राम बना दें, वो भी आसान है। एक ही डायग्राम में आप सारी रेशोज, लिक्विडिटी रेशोज को बयान कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप फार्मूला जी लिखना सर। चाहते हैं, आपके पास टाइम है, आपके पास जो है राइटिंग स्किल्स इतनी है कि आप ये सवाल जो है, आपके पास सफिशिएंट स्पेस भी है, तो आप कर लें फार्मूलाज को। ठीक हो गया। राइट राइट सर। हाँ जी। इसके अलावा किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली। किसी और का कोई सवाल हो तो काइंडली जो है वो पूछ लें। किसी की कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई मसला हो इसमें या वैसे, तो वो काइंडली जो है पूछ लें एक दफ़ा फिर। ये असफंद यार, बिल्कुल मुझे पता है, ये असफंद ये ना, देखिए 13 14 15 आपको अवेलेबल हो जाएंगे पोर्टल पे ना, कल परसों तक इंशाल्लाह ताला। जैसे लिंक जो है अस्सलाम नोटिस ग्रुप में दिए हुए थे, वहाँ से चेक करने। वालेकुम सलाम जी नदीम। क्या हाल है सर, ठीक ठाक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक है। सर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को रिपीट कर दे यार आसान लफ्जों में, कुछ सॉरी समझ नहीं आई इसकी। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट वैल्यू के बारे में बताता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसा तरीका कार है जिसमें फ्यूचर की कोई अमाउंट की प्रेजेंट में जाके हम उसकी वर्थ चेक कर रहे होते हैं। क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू एक ऐसा तरीका कार है जिसमें हम कोई भी अमाउंट जो है, जो फ्यूचर में हमें मिलनी है, उसको हम डिस्काउंट करते वक्त हम आज जो है उसकी वर्थ चेक करते हैं कि आज उसकी कितनी वैल्यू है। ठीक हो गया। और फ्यूचर वैल्यू में आज की जो लमसम अमाउंट है जिसे हम कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसकी वर्थ चेक करते हैं कि फ्यूचर में इसकी कितनी की वर्थ होगी, या फ्यूचर में सम कुछ साल के बाद इसकी कितनी वर्थ होगी, इसे फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। opposite हैं। हाँ, दोनों अपोजिट हैं। और जो प्रेजेंट वैल्यू है ये डिस्काउंट हो रही होती है, जो फ्यूचर वैल्यू है वो कंपाउंड हो रही होती है। जी सर, ठीक है सर, हम्म, शुक्रिया। हम्म। जिसके अलावा किसी और का कोई सवाल हो। आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ रही हैं या समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ मतलब पूछने की नहीं है? जब मैं बहुत इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझा देता हूँ कि वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाती है चीज़। कोई इशू है तो मुझसे डिस्कस करें, कहीं पे कोई मसला है, अंडरस्टैंडिंग में मसला है। अच्छा, दूसरी एक बात मैं यहाँ आप लोगों से और करता चलूँ, अगर आप लोगों को एचआर में कोई इशू है, फाइनेंस में कोई इशू है, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से कोई इशू है, आप हमसे डायरेक्टली पूछें, हमसे डिस्कस करें, हमें सजेशंस दें, तो हम इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करेंगे। इसमें ये नहीं होता कि आपके टीचर हैं, वो आपको पढ़ाई जा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही और आप चुपचाप करके बैठ जाते हैं कि अगर मैं कहूँगा तो सर नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, आप हेजिटेट ना करें बिल्कुल भी। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम जो है बैठ जाएँ चुपचाप करके, कोई हमें समझ आए या ना आए। हमें चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हम एक फैमिली हैं, आप मेरे भाई हैं, कुलीग हैं, मेरी बहनें हैं यहाँ पे सारी। तो आप लोगों को कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं होती तो आप बार बार पूछें, 100 दफ़ा पूछें, कोई न्यू सजेशंस हैं वो सजेशंस दें। एचआर में कहीं पे मसला है, मुझे मेरे फाइनेंस में कहीं पे मसला है, तो मुझसे डिस्कस करें। हो सकता है मैं आप लोगों को उससे बेहतर पढ़ा दूँ, हो सकता है वो चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से करा दूँ। कोई भी इंसान परफेक्ट तो नहीं होता, सिर्फ हमारी ज़ात जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 100% है। उसके अलावा कोई भी इंसान 100% नहीं है। वो आपको लाख चीज़ें पढ़ा दे, 100 चीज़ें पढ़ा दे, वो आप मास्टर नहीं हो सकता 100% चीज़ में, किसी भी चीज़ में। कहीं पे ना कमी बेशी हो जाती है। तो आप मुझे वो कमियाँ बताएँ, मुझे बताएँ कि कोई चीज़ कहाँ से आप लोगों को नहीं आ रही, ताकि मैं उस चीज़ पे आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। ठीक हो गया? तो ठीक है, फिर अगर कोई सवाल नहीं है किसी का, या किसी को कोई कुछ नहीं हो, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हम जो है देख लेंगे उसे। ठीक है फिर हैं?
तो खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे, मेहनत करें। अब टाइम जो है, एक तो चीज़ों का आप लोगों को पता चल गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसे हम, अब आप ज़रा देखें उस पॉइंट पे जब हमने स्टार्ट कर की थी, जब आप एडमिशन ले रहे थे, तब आपके जहन में था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता नहीं क्या चीज़ है, कितनी मुश्किल चीज़ है। मैंने तभी बता दिया था कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। बात है सिर्फ करने की, बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप लोगों के सामने आ गया है। जो सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़ा ही नहीं, ये वो सब्जेक्ट जिससे लोग जो है 6-6 साल की स्पेशलाइजेशन कर कर आ रहे हैं, फिर भी वो उन्हें बड़ा मुश्किल लगता है, आज आपके सामने है वो सारा सब्जेक्ट। आपको आता भी है अच्छे तरीके से, आपको अंडरस्टैंड भी हो रहा है, नॉन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इस इंशाल्लाह ताला इस तरह करते करते आज 16 लेक्चर हो जाएंगे, 8-10 लेक्चर और मैक्सिमम हो जाएंगे इसके, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो फिर हम एक दफ़े से फिर रिव्यू कर लेंगे, कुछ 1-2 टॉपिक्स जो है मुझे लगा कि वो भी इंक्लूड होने चाहिए थे, इंशाल्लाह उन्हें भी हम इंक्लूड कर लेंगे। अच्छा, इस स्लाइड्स के अलावा जो है ना, और उनका मटेरियल बहुत मौजूद है। जिस टॉपिक का आपको मटेरियल मौजूद नहीं है तो आप मुझसे पूछ लें, उसको मैं आपको ढूंढ दूंगा। जो बुक्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं, जो इंडियन बुक्स है, वेन हॉर्न की बुक्स है, उसमें कैपिटल बेटिंग का टॉपिक मौजूद है सारा। जो प्राइसिंग वाला टॉपिक था वो मौजूद नहीं था, वो काफ़ी बुक्स में नहीं था, वो किसी हमको कहीं पर रिसर्च टॉपिक्स में मिल जाए, या कोई एक टॉपिक कहीं से मिल रहा था, एक कहीं से मिल रहा था। तो मैंने तकरीबन 8-10 बुक्स से वो आप टॉपिक तैयार करके आप लोगों को पढ़ाया था, प्राइसिंग वाला। बाकी टॉपिक्स ऑलमोस्ट मौजूद हैं, तो वो आप लोग देख लेंगे, बुक्स से पढ़ लेंगे। तो स्लाइड्स तो इसलिए होती है ना कि ये आपको अंडरस्टैंड करा दी जाए चीज़ें, और शॉर्ट नोट आपको बना दिए जाएँ। इसके अलावा आपने लिखना होता है और जगह से। अगर स्लाइड्स को लिख देते हैं तो फिर भी 80% आपका कवर होता है सिलेबस। 80% आपकी डिस्क्रिप्शन कवर हो जाती है, लेकिन 20% के लिए आपको बुक्स या नोट्स पढ़ने पड़ते हैं। वो आप बुक्स पढ़ें, जो बुक्स मैंने आपको की हैं रिकमेंड, उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है कैपिटल वेटिंग वाला। चलें फिर ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में।